नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज के टॉपिक में हमने मिल और कांट के जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं और आज हम इन्हीं दोनों जो विचारक हैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मिल के अनुसार राज्य का आधार है। क्या आधार है? मानव इच्छा, उपयोगिता, शक्ति, नैतिकता। तो मिल के अनुसार राज्य का आधार क्या है? मानव इच्छा है। मानव इच्छा राज्य का आधार है। जबकि शक्ति जो है मार्गेंथाउ ये और माओ का कथन फेमस कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और माओ जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है राजनीतिज्ञ हैं। तो इन सब का क्या आधार क्या है? शक्ति है। और उपयोगिता है बेंथम की। नैतिकता किसका है? नैतिकता है कांट की। ये कांट जो है ये नैतिकता से संबंधित है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो मिल ने समर्थन किया, किसका समर्थन करते हैं मिल? ऑप्शन आपको दिया या नहीं दिया मैंने? यस, ऑप्शन ए है, ठीक है। जो है मिल ने समर्थन किया है, किस बात का समर्थन किया है? गुणात्मक मताधिकार का, एकल मताधिकार का, अमीरों के मताधिकार का, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो मिल ने समर्थन किया है गुणात्मक मताधिकार का। मिल कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा शिक्षित हो उसको उतना ज़्यादा वोट दे और जो कम शिक्षित हो उसको कम वोट देने का अधिकार हो, ऐसा मिल कहते हैं। और मिल कहते हैं कि मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ये इनका कथन है। और ये गुणात्मक यानी कि एक से ज़्यादा वोट देने के पक्षधर हैं। और ये इसका आधार क्या है? शिक्षा। इसका आधार शिक्षा है कि जो जितना शिक्षित हो उतना ज़्यादा मत देगा, जो जितना कम शिक्षित होगा वो कम मत देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्ययवाद की नींव किसने रखी? ऑप्शन है बेंथम, मिल, ग्रीन, कांट। तो प्रत्ययवाद की जो नींव रखने वाले हैं ग्रीन महोदय हैं। ये कहते हैं राज्य का काम है व्यक्ति के मार्ग में विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। क्या है? राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। और यही कहकर जो है इन्होंने प्रत्ययवाद की नींव रख दी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदर्शवाद के जनक कौन है? मिल है, हेगल है, कांट है या ग्रीन है? तो आदर्शवाद के जनक कौन है? आदर्शवाद के जनक हैं कांट जो है आदर्शवाद के जनक है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना से बचाने के लिए पूरी उपयोगितावाद को एक किनारे फेंक दिया। किसने कहा ये चीज़? ये कथन किसका कहा हुआ है? तो वेपर ने कहा, वाहन ने कहा, मैक्सी ने कहा, विल्सन ने कहा। तो ये कथन जो है वेपर महोदय ने कहा है। वेपर कहते हैं कि जो है इन्होंने इतना ज़्यादा इसमें संशोधन कर दिया है कि पूरी उपयोगितावाद ही उसका ढांचा ही बदल गया, ऐसा वेपर का मानना है। जबकि विल्सन क्या कहते हैं? बेंथम के बारे में बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अगर अपने दिमाग का 20% भी किसी एक काम में लगाया होता तो आज आप महान व्यक्ति होते, दुनिया के महान व्यक्ति होते, ऐसा इन्होंने बोला। जबकि वाहन बोलते हैं कि लॉक के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि लॉक का जो है पूरा दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरा है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये दो फेमस कथन हैं लॉक के बारे में, वाहन महोदय कहते हैं, और बेंथम के बारे में विल्सन बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए सही है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिल का उपयोगितावाद आधारित है। किस पर आधारित है?
गुणात्मकता पर, नैतिकता पर, परमार्थ पर, उपर्युक्त सभी। तो जो मिल का उपयुक्तवाद है ये आधारित है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये परमार्थ पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, गुणात्मकता पर आधारित है, प्लस ये आंतरिक सुख इस पर आधारित है। जबकि बेंथम बाह्य सुख की बात करते हैं, ये आंतरिक सुख की बात करते हैं। बेंथम मात्रा की बात करते हैं, ये गुण की बात करते हैं। तो और बेंथम जो है सिर्फ उपयोगिता के बारे में देखते हैं, जबकि ये इनका है कि नैतिकता और परमार्थ के बारे में भी इन्होंने उस वहाँ पे विचार रखे हैं। तो मिल का उपयुक्तवाद उपर्युक्त सभी है, प्लस एक ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है आपके सामने, मिल, ग्रीन, कांट, अरस्तु। बताइए, मिल, ग्रीन, कांट, अरस्तु। अगर आप इसमें सारे टिक करते रहिए और देखिए फिर आपके कितने नंबर आते हैं, वो शेयर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर आए और कितने गलत हुए। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? मिल, ग्रीन, कांट, अरस्तु किसकी है? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मिल की पुस्तक है। मिल की पुस्तक है और मिल की पुस्तक है। इसको प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार भी बोलते हैं हिंदी में, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और दूसरा इसको, इनकी दूसरी बुक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और बुक्स इनकी हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और क्या है? ऑन लिबर्टी है, और लिबर्टी। तीसरी क्या है? तीसरी है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। और क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। ये इनकी कुछ बुक्स हैं खास, और एक ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ये 5 बुक्स इनकी काफ़ी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसे अंतिम उपयोगितावादी एवं प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है? ऑप्शन है मिल को, बेंथम को, ग्रीन को, हॉब्स को। तो जो है अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी जो है मिल को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बेंथम जबकि उपयोगितावादी हैं, और हॉब्स क्या हैं? हॉब्स हैं उपयोगितावाद के पूर्व सूचक हैं, इन्हें पूर्व सूचक बोला जाता है। उपयोगितावाद का पूर्व सूचक हॉब्स को बोला जाता है। बेंथम उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और मिल को अंतिम उपयोगितावादी एवं प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर संप्रभु है। किसने कहा? ये चीज़ किसने कहा है? ऑप्शन है मिल, हॉब्स, ग्रीन, कांट। बताइए किसने कहा? तो ये कहा है मिल महोदय ने। ये कहते हैं कि मस्तिष्क पर और शरीर पर संप्रभु है। इसमें आ जाएगी किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। मस्तिष्क पर संप्रभु का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें आ जाएगी। जबकि शरीर पर मस्तिष्क का मतलब है कार्य की स्वतंत्रता। और इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, स्वसंबंधी कार्य और स्वसंबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। अन्य संबंधी कार्य इनको माना है। अन्य संबंधी कार्यों में क्या करें? राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जो स्वसंबंधी कार्य होंगे इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जो अन्य संबंधी कार्य हैं इसमें भी हानि का सिद्धांत इन्होंने लगा दिया है। ये भी पूछ सकता है हानि का सिद्धांत। तो हानि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हानि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है? ये मिल महोदय हैं। अच्छा, तो ये इसमें जो है इन्होंने हानि का सिद्धांत लगा दिया है।
हानि का सिद्धांत क्या कहता है कि अन्य संबंधी कार्य जो हैं तो ये भी दो प्रकार के होंगे, एक में ज़्यादा हानि होगी, एक में कम हानि होगी, बहुत माइनर हानि होगी। तो जो माइनर हानि है, छोटी हानि है, उसमें क्या है कि पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसमें सोशल डिसअप्रूवल से ही काम चला लेना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अवॉइड करना, उसको रिगार्ड ना देना, इन सब चीज़ों से काम चला लेना चाहिए। और जो ज़्यादा सीरियस कॉज होते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ी हानि जिसमें होती, उसमें राज्य और पुलिस को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होगी राज्य और पुलिस, लेकिन इसमें पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगी, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बताते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र जो है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए थोड़ी बहुत असुविधा समाज को सह लेनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना ज़्यादा बाधित नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। तो हानि के सिद्धांत में मेनली ये अन्य संबंधित से संबंधित है। और क्या है कि जब बड़ा होगा तो पुलिस इन्वॉल्व होगी, और छोटा होगा अगर जैसे कि किसी बिल्डिंग में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक सुन रहा है, दूसरे लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई अपना बात नहीं कर पा रहा, ये सब चीज़ें जैसे हैं, तो इसमें क्या होगा कि छोटा डिसअप्रूवल, मान यानी कि उसको रिगार्ड देना बंद कर दो और ये सब चीज़ें कर दो, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाएगा कि मेरे कार्य से इन लोगों को मतलब दिक्कत हो रही है, या नहीं भी समझे तो मतलब समाज को थोड़ी सी असुविधा सह लेनी चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, ऐसा ये बोलते हैं। तो हानि के सिद्धांत में ज़्यादा मेजर कॉज एंड माइनर कॉज दो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हानि के सिद्धांत को आप एक लोग क्वेश्चन नोट डाउन में कर लीजिए कि हानि का सिद्धांत मिल से रिलेटेड है। मिल का लोकतंत्र संबंधी विचार दम घोटू के प्रभाव से प्रभावित है, किसने कहा? जो मिल का लोकतंत्र संबंधी विचार है ये दम घोटू के प्रभाव से प्रभावित है, किसने कहा? वेपर ने कहा, वाहन ने कहा, मैक्सी ने कहा, या विल्सन ने कहा? तो ये कथन वेपर महोदय द्वारा दिया गया है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल के अनुसार शिक्षित थे जिन्हें पढ़ना आता हो, पढ़ना और लिखना आता हो, पढ़ना लिखना और गिनना आता हो, पढ़ना और गिनना आता हो। तो मिल के अनुसार वो व्यक्ति शिक्षित थे जिन्हें पढ़ना, लिखना, गिनना तीनों आता हो, पढ़ना, लिखना और गिनना तीनों आता हो, वही शिक्षित थे। और जो है और इस शिक्षा के आधार पे ही इन्होंने गुणात्मक मतों का विचार दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहा है ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक हैं कौन हैं? टी.एच. ग्रीन है, या बोसांके हैं, या ब्रेंडले हैं, या कांट हैं? तो जो ये ब्रिटिश आदर्शवाद है इसके जनक कौन है? टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन है। और ब्रिटिश आदर्शवाद को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड दर्शन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड दर्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड दर्शन कहा जाता है ब्रिटिश आदर्शवाद को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि जो है ये ब्रिटिश आदर्शवाद को जो है बोसांके ने क्या किया था कि ब्रेंडले ने आगे बढ़ाया था, और बोसांके ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया था, चरम सीमा पर पहुंचाया था। ठीक है, ब्रेंडले ने क्या किया था? ब्रेंडले ने इसे अपना योगदान देकर के आगे बढ़ाया। ठीक है, ये ब्रिटिश आदर्शवाद से 3 मेन विचारक हैं, ये जनक हो जाते हैं। टी.एच. ग्रीन, बोसांके ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देकर इसको चरम सीमा पर पहुंचाया है, और जबकि ब्रेंडले ने इसे आगे बढ़ाया है। ठीक है, और कांट जो है आदर्शवाद के जनक हैं, कांट। और या फिर आप जर्मन आदर्शवाद भी बोल सकते हैं। कांट क्या है? जर्मन आदर्शवाद के जनक हैं। तो ये आदर्शवाद के भी जनक कहे जाएंगे, ये जर्मन आदर्शवाद के भी जनक कहे जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है परंपरागत आदर्शवाद के जनक कौन है? परंपरागत आदर्शवाद के जनक कौन है? हेगल हैं, कांट हैं, ग्रीन हैं, या फिक्टे हैं? यहाँ पर फिक्टे होगा। फिक्टे कौन है? तो जो परंपरागत आदर्शवाद के जनक कांट माने जाते हैं। परंपरागत आदर्शवाद को किस किस नाम से जाना जाता है? जर्मन आदर्शवाद,
जर्मन आदर्शवाद। दूसरा बोला जाता है इसको परंपरागत आदर्शवाद। तो ये जो हैं जर्मन आदर्शवाद, परंपरागत आदर्शवाद, ये सब इसके नाम हैं। तो दो परंपरागत आदर्शवाद को देखते हैं और इसको परंपरागत और जर्मन कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि प्रतिवाद, तो आदर्शवाद का प्रतिवाद कौन है? आदर्शवाद का प्रतिवाद है व्यक्तिवाद। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। परंपरागत आदर्शवाद के जनक कांट हैं। इसे जर्मन आदर्शवाद भी बोला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन 14। शुद्ध बुद्धि की मीमांसा किसकी पुस्तक है ये? तो हेगल की है, कांट की है, ग्रीन की है, बोसांके की है। तो शुद्ध बुद्धि की मीमांसा जो है कांट की पुस्तक है। इसको बोलते हैं द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। आप लिख सकते हैं द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और इनकी दूसरी बुक की बात करें तो प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा। प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। तो इंग्लिश में भी आ सकता है, बस उसको हिंदी में लिखा जाएगा, बाकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में होगा, तो आपको पता होना चाहिए द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है, ये इनकी दो मेन बुक हैं और इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दी है। तो शुद्ध बुद्धि की मीमांसा कांट की हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? समीक्षावाद के जनक कौन है? तो समीक्षावाद के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, कांट है, हेगल है, ग्रीन है, बोसांके हैं। तो समीक्षावाद के जनक कौन है? कांट है, कांट महोदय हैं। और समीक्षावाद को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद भी कहा जाता है। और जो कांट हैं इन्होंने अनुभववाद एवं बुद्धिवाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया। किस पर? अनुभववाद एवं बुद्धिवाद पर बल दिया। ठीक है, किसने दिया है? कांट महोदय ने दिया है। इस समीक्षावाद पे मैंने पूरा एक जो है लेक्चर बना रखा है, आप उसको सुन लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन फंसते हैं, पीजीटी, खास तौर पे पीजीटी वाले, उनके लिए बता रही हूँ। तो टीजीटी वाले सुन लें, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही थोड़ा सा लेवल उसका डाउन होता है। तो अगर एक बार इसको सुन लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफ़ी मैंने अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, तो इसको सुन लीजिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। समीक्षावाद जनक के द्वारा, कांट के द्वारा दिया गया काफ़ी फेमस सिद्धांत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है, जो व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को वश में करने में असक्षम है वह स्वतंत्र नहीं वरन गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। तो ये किसका कथन है? कौन कहता है ये? ब्रंडले कहते हैं, हेगल कहते हैं, कांट कहते हैं या बोसांके कहते हैं? कौन कहता है? तो ये कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कांट महोदय कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता जो है सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? ग्रीन है, हेगल है, कांट है या प्लेटो है? तो जो नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? कांट है। इन्होंने राजनीति में नैतिकता का समावेश किया और नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक बन गए। ये पहले विचारक हैं जिन्होंने जो है राजनीति में नैतिकता का समावेश किया था, तो इसलिए इनको नैतिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि प्लेटो को दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा।
आदर्शवाद का दूसरा नाम है, आदर्शवाद का जो है अन्य नाम क्या है? नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद, तो या उपर्युक्त सभी। तो आदर्शवाद के कई सारे नाम हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद प्लस एक और था, नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद, प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद एक ये भी है। ठीक है, तो 4 नाम इसके हैं, 3 वहाँ पर हैं, चौथा ये है प्रत्ययवाद। इस जो है आदर्शवाद के ये अन्य नाम है, ये सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या होता, कभी आदर्श प्रत्ययवाद भी पूछ सकता है, रहस्यवाद घुमा घुमा के इन चारों नामों को दे सकता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी आपका सही होता है। आगे देखते हैं, आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, रूसो हैं, हीगल हैं। कौन है आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत? तो आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत जो हैं रूसो महोदय माने जाते हैं। और तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्तव्य कर्तव्यों के लिए है किसने कहा? कर्तव्य कर्तव्यों के लिए है किसने कहा? ऑप्शन है कांट, प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन। किसने कहा? तो ये जो है कर्तव्य कर्तव्यों के लिए है, कांट महोदय ने दिया है ये कथन। और जबकि अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति राज्य से पूर्व है, व्यक्ति राज्य से पूर्व है, जबकि प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति राज्य का बृहद रूप है। और ग्रीन क्या है? ग्रीन क्या है? सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं ये ग्रीन महोदय। और इन्हें जो है ब्रिटिश आदर्शवाद का भी जनक कहा जाता है, और ब्रिटिश आदर्शवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन भी कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश आदर्शवाद या सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। ठीक है, प्लेटो कहते हैं व्यक्ति जो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, जबकि अरस्तु कहते हैं व्यक्ति राज्य से पूर्व है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन दिया, यस दे दिया है। तो अगला कह रहा है नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन है हेगल, ग्रीन, मिल, कांट। कौन है? तो नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक हैं कांट, क्योंकि इन्होंने राजनीति में जो है नैतिकता का प्रवेश करके नैतिक राजनीति के जो है जनक बने थे। और दूसरा, इन्होंने नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करके जो है इसके जनक बन जाते हैं, नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक भी बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाता है। और आज हमने इतने क्वेश्चन लिए थे, मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।